एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप के दोष के बारे में पढ़ा था। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो आज के इस वीडियो में हम उस दोष से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके बुक का क्वेश्चन 1 है, आँख दोष निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, मतलब कोई व्यक्ति है जिसके आँख में कैसा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। एक व्यक्ति को 2 मीटर की दूर तक स्पष्ट देख सकता है। अब जो व्यक्ति है उसके आँख में दृष्टि दोष है और वो जो देख सकता है वो कितनी दूर तक देख सकता है, केवल और केवल 2 मीटर की दूरी पर। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और शक्ति क्या होगी। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि उसके आँख में कौन सी लेंस लगेगी और वो कितने पावर का लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम करेंगे, जो चीज़ें गिवन है उसको हम नोट करेंगे। हमें क्या दिया है कि जो व्यक्ति है अगर वो प्रतिबिंब 2 मीटर की दूरी पर बनता है तो वो देख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रतिबिंब की दूरी जो हम लेंगे 2 मीटर का है तो देखेगा, और अगर उससे अधिक दूर पर कर देते हैं तो वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, u का मान जो ले लेंगे वो अनंत ले लेंगे। इसका मतलब ये कि ज़्यादा दूर पर अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब उसे दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, अनंत लेंगे। और प्रतिबिंब की दूरी को हम b से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये दूरी जो होगा 2 मीटर यहाँ पे दिया है। माइनस साइन हम लगा के लिखेंगे क्योंकि निकट दृष्टि दोष है और निकट के लिए अवतल लेंस का यूज़ होता है। अवतल लेंस में जो होता है दूरी वो आपका माइनस होता है। अब यहाँ से देखिए हमें v पता चल गया, u पता चल गया, और हमें क्या चीज़ें निकालना है, f निकालना है। f क्यों निकालना है, क्योंकि जब तक हमें f नहीं निकलेगा हम ये नहीं बता सकते हैं कि उस लेंस की पावर कितनी होगी। तो देखिए फॉर्मूला होता है आपका 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ पे हमने क्या किया, v का मान रखा और u का मान रख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मान आपका रख दिया u का और v का जो भी वैल्यू आया है। अब यहाँ पे 1/ अनंत है। अब अनंत का मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से आपने जब सॉल्व किए तो f की वैल्यू 2 मीटर आ गई। और अब आप जानते हैं कि f बराबर क्या होता है, p बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे f की वैल्यू जब हम रखेंगे तो लेंस की जो क्षमता p निकल के आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा, -0.5 डायोप्टर आ जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी सेम इसी टाइप का है, बस यहाँ पे इसके पहले निकट दृष्टि दोष दिया था, यहाँ पे जो दिया है आपका दिया है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस हम करेंगे कि यहाँ पे भी b दिया है और u हम मान लेंगे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो आप अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तुएं रखते हैं तब उसे दिखाई दे रहा है, इससे अधिक दूरी पर रखते हैं तो उसे दिखाई नहीं देता है। तो इसको रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि p की वैल्यू कुछ आपकी इतनी निकल के आ गई। अब जो आपका अगला क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए ये आपका ये नहीं है, इसको क्रॉस कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि एक व्यक्ति अपनी दूर दृष्टि सुधारने के लिए, कोई व्यक्ति है जिसके आंख में कैसी दृष्टि है, दूर दृष्टि दोष है, उसको दूर करने के लिए जो उसके आंख में चश्मे का यूज हो रहा है वो कितने डायोप्टर का हो रहा है, -5.5 डायोप्टर का लेंस की आवश्यकता होती है अपनी निकट दृष्टि दोष सुधारने के लिए। और जो निकट दृष्टि दोष है उसको सुधारने के लिए 1.5 डायोप्टर की शक्ति के लेंस की आवश्यकता होती है। तो बताइए दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए उसे लेंस की फोकस दूरी आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 केस बन रहा है, पहला तो उसके आँख में दूर दृष्टि दोष है और दूसरा उसके आँख में निकट दृष्टि दोष है। तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि p बराबर आपका होता कितना है, 1/f होता है, और आपको f फाइंड करना है। तो p की जगह पे आप क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसे रख देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो f की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब एक चीज़ होता है, फॉर्मूला जो आपका होता है p बराबर 1/f होता है, ये मीटर के लिए होता है। तो जब सेंटीमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -18.18 सेंटीमीटर आ गया।
अब देखिए निकट दृष्टि दोष के लिए ऐसे करेंगे कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी P की वैल्यू आपको दी है, F की वैल्यू निकालनी है, तो सेम वही करेंगे, F बराबर 1/P, यहाँ से रख के कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये रहे आपके दृष्टि दोष से रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल, आप तीनों को सॉल्व करेंगे। फिर अगला पॉइंट जो हमें पढ़ना होता है वो क्या होता है, प्रिज्म। अब आपको ये पढ़ना है कि जो प्रिज्म होता है उससे किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो लेंस होता है या फिर जो मिरर होता है उससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो इसी तरीके से हमें पढ़ना है कि प्रिज्म से कैसा होता है। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में जानेंगे कि प्रिज्म आपका क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रिज्म की बात करें तो ये एक पारदर्शी माध्यम होता है जो कि किसी कोण पे झुका होता है। कोण पे झुके का सेंस ये हो जाएगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसके बीच एंगल, इसके बीच एंगल, कुछ इस तरीके से आपका बना है। अब बात करें प्रिज्म की तो इसमें जो होता है 2 त्रिभुजाकार आधार होता है। देखिए एक इधर त्रिभुज हो गया और एक पीछे वाले त्रिभुज को आप देख सकते हैं, तो ये 2 त्रिभुज हो गए। और प्रिज्म में क्या होते हैं, 3 आयताकार आधार होते हैं। देखिए अब 3 आयताकार आधार आपको कैसे दिखाई देगा, वो देखिए यहाँ पे कि एक तो आपका ये हो जाएगा, एक आयत इधर हो गया, एक आयत आपका इधर हो जाएगा और एक आयत जिस पे कि ये प्रिज्म बना होता है। तो इस प्रिज्म में आपको दिख रहा है कि क्या हो जाएंगे, 3 आयताकार फलक हो जाएंगे और 2 त्रिभुजाकार आधार हो जाएंगे इस प्रिज्म की। तो ये रहा प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होता है। अब देखिए प्रिज्म के बाद आपको जानना होगा कि प्रिज्म कोण क्या होता है। तो प्रिज्म कोण क्या होता है कि आप जानते हैं कि प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच, मतलब प्रिज्म के जो दोनों आयताकार फलक होते हैं उसके बीच का जो कोण होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण। जैसे इस कोण की बात करें तो ये कोण हमारा क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। अब आपको जानना होगा कि विचलन कोण क्या होता है, प्रिज्म में विचलन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए विचलन कोण के बारे में क्या जानेंगे हम, कैसे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हम अपवर्तन में पढ़े थे क्या कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो माध्यम में डिपेंड करता है कि अभिलंब की तरफ झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं हमारा कांच का प्रिज्म हो गया और ये प्रकाश की किरण हो गई। ठीक है, अब जब ये प्रकाश की किरण और यहाँ पे माध्यम देखिए वायु हो गया। अब वायु की बात करें तो ये आपका कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। और जो ये होता है कांच, कांच आपका सघन माध्यम होता है। अब देखेंगे जो हमारा प्रकाश होता है ये क्या कर रहा है, विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। अब जब ये झुक जाएगा तो कुछ इस तरीके से ऐसे आपका इसका फिगर बन जाएगा। अब ये किरण जो जा रही है इसे क्या बोला जाता है, आपतित किरण। और इस प्रिज्म से निकलने के बाद जब ये बाहर फिर पुनः निकलती है तो इसे निर्गत कोण बोला जाता है। अब आप देखेंगे कि ये जो प्रिज्म कोण और निर्गत कोण के बीच ये बात करें तो ये हमारा प्रिज्म हो गया, ये आपतित किरण, प्रिज्म के आपतित किरण और यहाँ से ये निकली, मतलब ये निर्गत किरण के जो बीच का कोण होता है यही हमारा विचलन कोण कहलाता है। इस कोण की बात करें तो ये हमारा विचलन कोण होता है। इससे डेल्टा से डिनोट करते हैं। देखिए डेल्टा आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से आपका डेल्टा हो गया और इस निर्गत कोण को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये रहा विचलन कोण क्या होता है। अब एक चीज़ आपको जानना होगा कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा आपका कैसे सारे कलर का वर्ण विक्षेपण होता है। तो आप जानते हैं जो प्रिज्म होता है अगर उस पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ रही है, ये हमारा प्रिज्म हो गया, इस पर श्वेत प्रकाश की किरण डालेंगे तो ये 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 7 रंगों में डिवाइड हो रही है इसका क्रम आपको याद रखना होगा, जिसको हम अंग्रेजी के लेटर विबग्योर से याद करेंगे। अगर आपको ये स्पेलिंग याद है तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन से रंग इसमें होते हैं। तो देखिए अब जो सबसे कम विचलन होता है वो किस रंग का होता है, लाल रंग का विचलन। यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो लाल रंग है जो कि सबसे ऊपर है इसका विचलन जो हुआ है सबसे कम हुआ है और सबसे अधिक विचलन जो हुआ है वो बैगनी रंग का हुआ है। ठीक है, उसके बाद बैगनी के बाद ऊपर आप देखते जाएंगे कि इसका क्रम जैसे ऊपर गया है विचलन आपका कम होता गया है। तो देखिए यही विचलन कोण आपका होता है और इसके साथ रेड वाले के साथ देखिए आप कम है, फिर इस आपतित कोण के साथ आप जब बैगनी को ले लेंगे तो इसका विचलन कोण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा।
अब ये आपका हो गया। अब एक चीज़ आपको एक पॉइंट और रखना होगा कि जिसका विचलन कोण अधिक होता है उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वो कम होता है। तरंग दैर्घ्य आपको पता होता है क्या होता है, क्लास 9th में ही आप उसको पढ़े हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो पढ़ेंगे कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है और जो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि बैगनी रंग का विचलन आपका अधिक होता है। तो ये हो गया। और सातों क्रम जो इसमें होता है इस स्पेलिंग से हम याद करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने नोट में पॉइंट लिखा है ये वही पॉइंट है जो हमने बताया कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, किसका अधिक होता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना होगा। और एक चीज़ कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका अपवर्तनांक भी अधिक होगा, तरंग दैर्घ्य कम है तो अपवर्तनांक भी उसका कम हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका। अब जो हमें पढ़ना होगा अगला पॉइंट वो हमारा क्या होता है, इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष को तो आप सभी लोग अपने लाइफ में देखे होंगे और ये भी आपको पता होगा कि इंद्रधनुष कब बनता है, जब क्या होता है आपकी हल्की सी बारिश हो, हल्की सी धूप हो। तो इंद्रधनुष जो होता है इसमें आप जानते हैं कि कब बनता है, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो एक तो हल्का धूप का होना ज़रूरी है और दूसरा आपका क्या होता है, बारिश का होना ज़रूरी है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब बारिश होता है तो बारिश की बूंदें जो होती हैं हमारी वायुमंडल में किसी प्रकार के जो कण होते हैं जिसकी वजह से बारिश की बूंदें उसी कण पे रुकी रह जाती हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे बना दिया कि कोई एक कण है और ये क्या है, इस पे बारिश की बूंद रुकी है। तो बारिश की बूंद जो होगी यहाँ पे पारदर्शी होगी और किसके भांत, एक प्रिज्म के भांत यहाँ पे वर्क करेगी। अब आप जानते हैं यहाँ कहीं पे हमारा सन हो गया और इस सन से जब यहाँ से रोशनी पड़ेगी और श्वेत प्रकाश इस पे आके पड़ेगी, कहाँ पे पड़ेगी, इस बारिश की बूंद पे। तो यहाँ से जब टकराएगी तो इसका अपवर्तन हुआ। अब देखिए यहाँ से फिर ये जब टकराई तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गई, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रिज्म हो गया, ये प्रिज्म 7 रंगों में बट गया। फिर यहाँ से दोबारा ये अपवर्तित होकर ये यहाँ पे जाती है 7 रंगों में बट कर, तो हम ये हमारे आँखों पे दिखाई देता है या हम इसे देख पाते हैं। तो आप इसको क्या जानेंगे कैसे ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सूर्य से जब श्वेत प्रकाश की किरण बारिश की बूंदों पर पड़ती है, जो कि बारिश की बूंद हमारी एक प्रिज्म के भांत वर्क करती है, उससे अपवर्तित होकर ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और हमारे आँखों पे पड़ती है, जिसके कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। और आपका एक पॉइंट कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। क्यों विपरीत दिशा में बनता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बारिश की ये जो सन की रोशनी पड़ेगी, अगर वो इसके बारिश के बूंद के सामने ही रहेगा तभी इस पे रोशनी पड़ पाएगी, जिसके कारण ये आपका विपरीत दिशा में बनता रहा। तो ये हो गया आपका इंद्रधनुष और यहाँ पे इसका बना है फिगर। तो आप यहाँ पे फिगर से इसको और स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि श्वेत प्रकाश की किरण आई, फिर इस बूंद से पड़ी, वो कैसे अपवर्तित होती है और किन किन रंगों में वो बट गई है। तो आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बुक में होंगे आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन और उससे जो घटनाएं घट रही हैं।